अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे, लेकिन उस चैप्टर से पहले मैं आपको थोड़ा-सा रिव्यू दे दूँ कि लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक उसके साथ है। सो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, उसके अंदर हम रिलेशंस को स्टडी कर रहे थे और रिलेशंस के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की और लास्ट लेक्चर में जो पर्टिकुलरली टॉपिक हमने स्टडी किया था दैट वाज अबाउट टाइप्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो अब जो है हम आज के लेक्चर में जो स्टडी करेंगे दैट इज फंक्शन। तो फंक्शंस का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो रिलेशन से निकलता है और इसको हम देखेंगे कि कैसे ये इंटरलिंक होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका लिंक देखेंगे रिलेशंस के साथ और हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर रिलेशंस होती हैं जो क्वालिफाई करती हैं फंक्शंस बनने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे हमने रिलेशंस में भी देखा था। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर हम जो फंक्शंस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसमें सबसे पहली बात ये है कि हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अ फंक्शन इज अ रूल और transformation or you can say it as a map in which input from one set is converted to output from another set। अब इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने इसको कहा कि इट्स अ रूल, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ मैप व्हिच कन्वर्ट्स फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। सो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि दिस इज योर फंक्शन और फंक्शन को हम एफ से डिनोट कर देते हैं। यहां से इसको कोई इनपुट आ रही है और ये उसको कोई रूल लगा के आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो इनपुट आएगी इसको हम कह लेते हैं कि लेट्स से कि ये सेट ए से आएगी, सेट ए। और हम कहते हैं कि एक्स जो है दैट बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और हम यहाँ पर एक और सेट डिफाइन करते हैं वाई विच बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहाँ पर अब जो इनपुट जा रही है दैट इज एक्स और यहाँ पर जो आउटपुट आ रही है दैट इज वाई। सो एक्स कहाँ से आ रहा है, सेट ए से, और वाई कहाँ से आ रहा है, सेट बी से। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ, इसके अंदर जो इनपुट जा रही है दैट इज एक्स एंड इट इज कन्वर्टिंग दैट एक्स इनटू अ वाई व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सेट बी। अब इस एक्स को हम प्री इमेज भी कहते हैं, इसको इनपुट भी कह सकते हैं, इसको प्री इमेज भी कह सकते हैं एक्स को। और ये जो y है इसे हम इमेज ऑफ
एक्स भी कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं, और इमेज ऑफ एक्स भी कह सकते हैं. So now it is clear that this f of x is some transformation, or it is some rule, or it's some map. और इसके मुताबिक जो है ये सारी की सारी जो कन्वर्जन है वो हो रही है. अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सेट ए है, अच्छा इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको जरा क्लियर कर दूं. इसको हम इस तरह टेक्निकली लिखेंगे कि एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी. So f is a function which maps from a to b, or which transforms from a to b, or it's a rule which transforms from a to e. अब यहां पर ये जो सेट a है इसे हम डोमेन भी कहते हैं, और ये जो सेट b है इसे हम कोडोमेन कहते हैं. सो जो जहां से इनपुट आ रही है जिस सेट से, दैट इज अ डोमेन सेट, और जहां से आपकी आउटपुट आ रही है दैट इज कोडोमेन सेट. ओके, सो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि जो फंक्शन है उसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल क्या बन सकती है. सो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि लेट्स से दैट यू हैव अ सेट ए ऑफ नेम्स जिसके अंदर नेम्स हैं, और नेम जो है लेट्स से वो है और इसके अंदर हमारे पास सेट बी है, और जो सेट बी है दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रेड्स. सो ग्रेड्स हमारे पास हैं ए बी सी टी एंड एफ. सो अब यहाँ पर ए जो है ये इसमें नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और सेट बी जो है ये इसके अंदर जो ग्रेड्स उनको मिलने हैं ये उनका सेट है. तो अब हमने जो रूल डिफाइन करना है वो ये है कि किस जो स्टूडेंट है उसको कौन सा ग्रेड मिला है. सो इसके अंदर हम इसको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो तीन तरीके हैं. अब तीन तरीकों से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि इसकी एरो डायग्राम बना लेते हैं. और आपको याद होगा कि जो एरो डायग्राम है वो एक बाइपार्टाइट ग्राफ होता है जिसकी दो पार्टीशंस बनती है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दो पार्टीशंस हैं, एक सेट ए की है और एक सेट बी की. जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन होगी दैट इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, और जो तीसरी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो हम उसको उसके लिए फंक्शन नोटेशन यूज करेंगे. सो सबसे पहले हम इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो लेट्स सी दैट
सो दिस इज सेट ए, और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। ये एक पार्टीशन होगी, दिस इज सेकंड पार्टीशन, और सेकंड पार्टीशन के अंदर हम ग्रेड्स लिख लेते हैं यहाँ पर। और अब हमने ये देखना है कि किसको, क्या इस फंक्शन ने किस स्टूडेंट को क्या ग्रेड दिया। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि एडम्स को ए ग्रेड मिला है, और जो चू है उसे सी ग्रेड मिला है, और गुड फ्रेंड को बी ग्रेड, रॉड्रिगस को ए ग्रेड, और स्टीवंस को एफ ग्रेड। अब सारे स्टूडेंट्स को कोई ना कोई ग्रेड जरूर एलोकेट हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये आप इसमें नोट करें, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। और इसको हम यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रॉम ए टू बी ये एफ डिफाइन हो रहा है, दिस इज अ फंक्शन। ओके, अब इसकी हम सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं, एंड द सेकंड फॉर्म इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। सो ऑर्डर्ड पेयर इसमें कैसे बनेगा, देखें। ये यहाँ पर पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। सो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो पहले सेट से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो दूसरे सेट से आएगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट को हम मिला के लिख लेंगे। सो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा दैट इज इनपुट, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी आउटपुट। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस पेयर को हम लिखते हैं Adams A. This is the first ordered pair. Second one is this. Third one is good friend B. Rodriguez A. और स्टीवंस को एफ ग्रेड मिला। तो ये देखें, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। अब जो तीसरी जो नोटेशन है दैट इज फंक्शन नोटेशन, उसके लिए आपने यकीनन जो है इस चीज को देखा होगा कि आप कोई जब आपने फंक्शंस पढ़े थे मैट्रिक के अंदर या एफएससी के अंदर, तो उसमें आपने इस तरह के फंक्शंस जरूर देखे होंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह की नोटेशन आपने जरूर यूज की होगी। अगर हम इसको इस तरह भी लिख दें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सो इसमें क्या हो रहा है कि आप x को x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, और ये x का फंक्शन है, x की सूरत में लिखा होता है, और वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो नोटेशन है, ये फंक्शन नोटेशन, हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, एंड दैट इज वेरी सिंपल टू राइट। यू कैन सिंपली सी दैट कि हम अगर इस फंक्शन f के अंदर, दिस फंक्शन f, हम इसमें इनपुट करेंगे ये कोई जो डोमेन का एलिमेंट है कोई, तो वो हमें को डोमेन के अंदर से कोई एलिमेंट जो है वो अलॉट कर देगा। तो देखें, एफ के अंदर अगर आपने एडम्स इनपुट किया है तो ये उसको ए ग्रेड अलॉट कर देगा। और इसी तरह अगर आपने इसमें सेकंड इनपुट की है तो ये आपको सी अलॉट कर देगा। और इसी तरह अब हम बाकी भी लिख लेते हैं। सो एफ ऑफ, सो नाउ यू कैन सी दैट अगर आप गुड फ्रेंड इसके अंदर इनपुट करते हैं तो ये आपको ग्रेड बी देता है।
अगर आप इस फंक्शन में रॉड्रिगज इनपुट करते हैं तो ये ग्रेड ए देता है, और अगर स्टीवंस तो ये ग्रेड है। तो ये तीन तरीके आपके पास हो गए एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के, और आपको इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई है, और इसकी जो अफादियत है, अब उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। अगर हम जनरली फंक्शंस को देखें, ये जो हमने काम किया है, तो इसमें क्या है कि आपके पास ये सेट ए है, और यहाँ पर कोई एलिमेंट जो है वो लेट्स से एक्स है, और ये आपका सेट बी है, और यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट वाई है। ये जो फंक्शन है, ये इनके दरमियान एक मैप जनरेट कर रहा है। दिस इज द फंक्शन एफ, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एफ, और इसको हम कहेंगे कि इट्स अ मैप और ट्रांसफॉर्मेशन, और इट्स अ रूल। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। Okay, now let us discuss an example here. On the screen, you can see that let R be a relation with ordered pairs Abdul 22, Brenda 24, Carla 21, Desire 22, Eddie 24 and Felicia 22. अब इसको जो है हमने रिप्रेजेंट करना है, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आपको दे दिया गया है। अब इसको अगर आप देखें तो आप इसको एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इसको पर्टिकुलरली जो है वो फंक्शनल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी राइट दीज ऑर्डर पेयर्स हियर। दिस इज एन एग्जांपल। ऑर्डर पेयर्स आर Abdul is 22 years old, Brenda is 24 years, then comes Carla, 21 years, then Desire, 22 years, Eddie, 24 years, and then comes Felicia, 22 years. अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे डोमेन का और को डोमेन का सेट निकाल के बताएं। जब आप डोमेन का सेट निकालेंगे, हम उसको ए कह लेते हैं, लेट्स से डोमेन। इसकी जो डोमेन आएगी दैट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज नेम्स। अब्दुल, ब्रेंडा, कार्ला, डिजायर, एडी एंड फेलिशिया। और जो इसके अंदर को डोमेन आएगी, लेट्स से इसको हम बी कह लेते हैं, वो को डोमेन आएगी। अब इसमें आप देखिए 21 ईयर्स है इसके अंदर, इसके अंदर 22 ईयर्स भी है, और एक से ज्यादा दफा आ रहा है, और इसके अंदर जो तीसरी एज है मेंशन, दैट इज 24 ईयर्स। ये तीन एजेस इसके अंदर पर्टिकुलर दी हुई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तो सिर्फ यही एजेस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख के तो आपको यही लग रहा है कि कोडोमेन ये है,
लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर एजेस जो हैं वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती, अब यूजुअली जो एजेस होती हैं वो लेट्स से कि हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18 इयर्स एंड अप टिल 60 इयर्स। सो अगर ये 18 से 16 इयर्स तक होती जो एज लिमिट है, अगर ये कहीं पे लिखा होता एज लिमिट फ्रॉम 18 इयर्स टू 60 इयर्स, तो फिर इसमें ये होता कि आपका ये जो है ये कोड मेन ये ना रहती 21 22 24 ना रहती, बल्कि आपकी कोड मेन एक्चुअली हो जाती फ्रॉम 18 टू 60। इसके अंदर जितनी भी एजेस हैं वो सारी इन्वॉल्व हो जाती। लेकिन चूंकि ये कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया तो हमें सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को देख के उसकी कोड डोमेन निकालनी है, तो फिर यही उसके लिए दुरुस्त होगा। अब अगर आपको ये एज लिमिट दी होती फ्रॉम 18 टू 60 इयर्स, फिर कोड डोमेन ये बन जाती, तो फिर ये क्या चीज होती उसके अंदर, ये उसका सबसेट हो जाता। 18 टू 60 ईयर का ये एक सबसेट बन जाता। और जो कोड डोमेन का सबसेट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेंज होती है दैट इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। कोड डोमेन से मुराद है कि कौन कौन सी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज हैं जो एज एन आउटपुट आ सकती हैं। और रेंज से मुराद है कि एक्चुअली आई क्या है, एक्चुअली उस कोड डोमेन में से आपकी यूज क्या हुई है। अब देखें अगर ये आपकी कोड डोमेन होती 18 टू 60 इयर्स तो ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज थी जो कि एज एन एज आ सकती थी, लेकिन उसमें से एक्चुअली आई क्या है 21 22 24। तो फिर ये कोड डोमेन हो जाती और ये उसकी रेंज हो जाती। तो ये डिस्टिंक्शन आपने जरूर करनी है। डोमेन is a set of input and all the inputs must be used, all the inputs must be assigned an output. The codomain, all possible values which can come as an output, and the range is actually what values are what values you get as an output from the codomain. That is the range. तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब इसको आप बाकी जो तरीकेकार हैं उसके जरिए से आप इसको रिप्रेजेंट कर लें। फंक्शनल नोटेशन, और इसकी आप एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, वी आर डिस्कसिंग अनदर इम्पोर्टेंट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के अंदर ये अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो ये लिखा हुआ है दिस इज एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 2.3। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन 2.2 जब सेट्स कर रहे थे तो हमने वहां से फिर चैप्टर नंबर 9 पे जंप लगाई थी, दैट इज रिलेशंस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हम रिलेशंस के ऊपर शिफ्ट कर गए थे चैप्टर नंबर 9, फिर हमने उसको थॉरली पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। अब हम वापस आ गए हैं ऑन द चैप्टर नंबर 2 और उसका टॉपिक जो है वो 2.3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फंक्शंस। क्योंकि सीक्वेंस के अंदर हमने कहा था कि हमने मैथ्स को ऐसे पढ़ना है कि आपको एक टॉपिक में से दूसरा टॉपिक जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे। तो और मैथ्स कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी क्या जो है वो लॉजिक है, वो सारी हम जो है इन डिटेल उसको पढ़े, साथ एप्लीकेशंस को भी हम पढ़े, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पढ़े। लेकिन ज्यादा एम्फोसिस हम ये करें कि ये कैसे डेवलप हो रहा है सारे का सारा मैथ्स, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई और उसके लिए हमने कौन सी आगे टेक्निक जो है वो आगे यूज की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम तीन तरीकों से जो है ये अपना मैथ्स का कोर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि हम उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ें, एंड सेकंड थिंग इज हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ें, पर्टिकुलर जो कंप्यूटर साइंस के अंदर उसकी एप्लीकेशंस है। एंड द थर्ड थिंग इज कि हम मैथ्स को डेवलप होता देख रहे हैं कि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कैसे कनेक्ट होता है, कैसे निकलता है। तो मैथ्स इज अ वेरी कंसिस्टेंट एंड सिस्टमैटिक स्टडी, और इसको इसी तरह पढ़ना चाहिए। ये रटों से और इस तरह की बाकी जो चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कल्चर है वो इतना मैथ्स को इस तरीके से नहीं प्रमोट करता। बट दिस इज द वे आई हैव स्टडीड, दिस इज द वे आई फैसिनेट माय मैथमेटिकल स्टडीज, एंड दिस इज द वे यू शुड स्टडी एज वेल।
क्योंकि जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप यू यू विल अनलीश पावर, क्योंकि मैथ्स हर चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपको रेडिकली किसी चीज को या फंडामेंटली किसी चीज को चेंज करना है तो आपको अल्टीमेटली उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ेगी, इक्वेशंस में जाना पड़ेगा। वहां पर जाके जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक वो पर्टिकुलर चीज जो है वो फंडामेंटल लेवल के ऊपर चेंज नहीं होगी। तो ये जस्ट थोड़ी सी मैंने कहा आपके साथ मोटिवेशनल बातें कर लें। अब इसके अंदर हम एग्जांपल 3 जो है वो देख रहे हैं, और एग्जांपल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि जो डोमेन है, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। डोमेन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डोमेन चूंकि सेट है, उसको आप वो सेट जो हमने पहले पढ़े थे सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सो इट कंसिस्ट ऑफ all possible bit strings of zeros and ones greater than length 1। यानी कि आप इसके अंदर तमाम की तमाम बिट स्ट्रिंग्स जो जीरोस और वन से मिलके बन सकती हैं वो सारी इसके अंदर आपकी शामिल हो जाएंगी, लेकिन जिनकी लेंथ 1 से ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सबसे जो छोटी बिट स्ट्रिंग इसमें आएगी वो आएगी 2 लेंथ, क्योंकि ग्रेटर देन 1 जो है वो 2 लेंथ से स्टार्ट होता है। सो इसमें 0 0 आ जाएगा, 0 1 1 0 1 1, और यही चार हैं जो पॉसिबल आप 2 लेंथ्स की बिट स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद 3 लेंथ्स आ जाएंगी, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब ये तीन 3 लेंथ की 8 बिट स्ट्रिंग बन गई। अब इसके बाद 16 लेंथ की 4 बनेंगी, 32 लेंथ की जो है जो 5 लेंथ की है वो 32 बनेंगी, जो आपकी 3 लेंथ की है ये 8 बनी है, ठीक है। इसी तरह सो ऑन। तो मैं बाकी तो नहीं आगे सारी कंटिन्यू करता, लेकिन जस्ट मैं आपको एक दो यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। एंड डॉट डॉट डॉट, these ellipses are showing that it is never ending, this is infinite set until unless you cut off at some particular length। तो ये डोमेन होगी जी आपकी, और इसके अंदर जो कोड डोमेन है वो आपको कह रहा है कि लास्ट टू बिट्स ऑफ बिट स्ट्रिंग इनपुट। जो बिट स्ट्रिंग इनपुट हुई थी उसकी लास्ट 2 बिट्स आपने उठा के इसको देनी है। सो अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे सैंपल आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर आपका क्या ख्याल है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। सो लेट मी राइट फर्स्ट वन इज एफ 1 1 0 1 0। सो इसकी जो आउटपुट आएगी दैट आउटपुट इज लास्ट 2 बिट्स, यही हमने यहाँ पर लिखा है। सो इसकी आउटपुट आ जाएगी 1 0। सो यहाँ पर हम एक और चीज लिखते हैं, एफ 1 1। व्हाट डू यू थिंक इसका क्या होगा? अब इसमें जो लास्ट 2 बिट्स हैं वो फर्स्ट 2 बिट्स भी हैं, यानी कि इसमें है ही 2 बिट्स, तो वही लास्ट 2 बिट्स होंगी। तो इसकी जो आउटपुट आएगी दैट इज 1 1। उसके बाद हम एक और चीज यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से 0 0 एंड 1। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इसको देखें
तो ये 0 1 जो है ये लास्ट 2 बिट्स हैं, ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, एंड दैट सिनेरियो इज कि व्हाट इफ यहाँ पर अगर ये वाली बिट स्ट्रिंग आ जाए f ऑफ 1। अब इसके लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये आप देखें, अगर आप डोमेन को देखें, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स ऑफ zeros and ones greater than length 1। सो ये तो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करती इनपुट। तो जब ये क्वालिफाई नहीं करेगी तो हम इसको लिखेंगे द फंक्शन इज अनडिफाइंड, यानी कि यहाँ पर आपने डिफाइंड ही नहीं किया उसे। इस पर्टिकुलर, ये चूंकि आपके डोमेन के सेट के अंदर ही इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके लिए आउटपुट भी जो है वो एक बेमायनी सी बात हो जाएगी। सो अनडिफाइंड, सो इसके लिए भी अनडिफाइंड है। और f of 0 अगर आप पुट करेंगे, बिकॉज दीज आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज इन वन लेंथ बिट स्ट्रिंग, सो यहाँ पर अनडिफाइंड ये भी ठीक हो गया। अब अगर इसको देख के आपने मुझे डोमेन तो मैंने लिख दी, अगर इसको देख के आपने मुझे को डोमेन बतानी हो तो हाउ यू विल डू दैट। इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। को डोमेन अगर आपने मुझे टेबुलर फॉर्म में बतानी हो तो आप कैसे लिखेंगे उसे, और फिर आप मुझे ये भी बताएं कि अगर हमने रेंज लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे। सो इन दोनों सेट्स को हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। सो अब को डोमेन है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं जी, लास्ट 2 बिट्स की। लास्ट 2 बिट्स को अगर आप देखें तो ये 2 बिट स्ट्रिंग है। सो 2 बिट स्ट्रिंग के अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो है 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। इसके अलावा आपकी कोई भी बिट स्ट्रिंग जो है उसकी लास्ट 2 बिट्स यही होंगी, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये कोडोमेन होगी। लेकिन एक्चुअली अगर इस एग्जांपल में देखूं तो यहाँ पर यूज क्या हुआ है, यहाँ पर जो एक्चुअली आपने इनपुट्स दिए हैं उसमें आया क्या है। उसमें एक तो 1 0 आया है, एक 0 1 आया है, एक 1 0 आया है और एक 1 1 आया है। तो आपकी रेंज जो है वो ये है। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसमें 0 0 पे एंड हो रही थी, तो हमने 0 0 को यहाँ रेंज में नहीं लिखा, राइट। तो अब ये फंक्शनल फॉर्म है, आप इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी इधर लिख सकते हैं, आप इसकी एरो डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं। सो दैट आई विल लीव अप टू यू, आप इसको देखें और इसको करें। सो आई होप कि आपको यहाँ से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ में आ गए। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है फंक्शंस के हवाले से, आपने प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप प्रोग्रामिंग में इस तरह के फंक्शन आपने पढ़े होंगे कि लेट्स से के यहाँ पर स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो आपने इसको देखा होगा कि फ्लोट SQRT, और यहाँ पर आप कोई पैरामीटर ले रहे हैं फ्लोट x, या हम किसी और फंक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी इंट, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसको हम func1 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर ये इंटीजर इनपुट ले रहा है, लेट्स से x ही ले रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप गौर करें तो यहाँ पर इनपुट क्या आ रही है, इनपुट जो है वो ये x आ रही है और उसकी टाइप है फ्लोट। और यहाँ पर जो आउटपुट आ रही है, जो रिटर्न कर रहा है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज आल्सो फ्लोट। सो दिस थिंग इज एक्चुअली योर डोमेन, और ये फ्लोट जो है ये बता रहा है कि आपकी डोमेन जो है ये किन वैल्यूज पे मुश्तमिल होगी, और जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है दैट इज योर बेसिकली कोडोमेन, और ये बता रहा है कि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस पर्टिकुलर सेट के अंदर रिटर्न होगी। और यहाँ पर जो आपकी इनपुट है दैट इज डोमेन, वो इंटीजर सेट है, और इंट जो है वो कंप्यूटर के अंदर डिफाइंड होता है कि कितना होता है, और जो रिटर्न वैल्यू है दैट इज द आउटपुट कोडोमेन, और वो भी इंट है तो वो भी डिफाइंड है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इंट होता है वो 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर तो इनफाइनाइट सेट्स नहीं होते। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो उसके अंदर अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट विल बी इन्फिनिट
infinite set, but computer is not an infinite machine, it's finite machine. So इसके अंदर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको जो भी नंबर रिप्रेजेंट करना है उसको फाइनाइट वे के अंदर करना है। तो इंटीजर भी उसकी एक लिमिट है, कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे इंटीजर जो है उसकी टेक्सोनोमी बता दूं। इंटीजर 1 बाइट का भी था और है भी। इट कैन बी ऑफ 2 बाइट, इट कैन बी ऑफ 4 बाइट, इट कैन बी ऑफ 8 बाइट। और अगर सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 बाइट का जो इंटीजर होता है, हम करेक्टर जो टाइप होती है उसको एज ए 1 बाइट इंटीजर ट्रीट कर सकते हैं। जो 2 बाइट का इंटीजर है ये शॉर्ट इंट होता है, ये शॉर्ट टाइप होती है, शॉर्ट इंट। ये आप लिखते नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हैं ये शॉर्ट इंट तो ये 2 बाइट का होता है। 4 बाइट वैसे आप लिखते नहीं है, लेकिन इसके शुरू में ये लॉन्ग इंट होता है। तो लॉन्ग इंट या खाली इंट अगर आपने लिखा है, लॉन्ग इंट और खाली इंट, तो ये 4 बाइट का होता है। और 8 बाइट में आपको फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखना पड़ता है। तो ये अब इसमें से आप कोई भी चीज यहाँ पर जब लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी कितनी बाइट्स जो है वो वहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 4 बाइट्स की बात करेंगे, सो 4 बाइट्स में जो आपका इंटीजर है, जो अनसाइंड इंटीजर है और जो साइंड इंटीजर है, उसके वो इस तरह हो जाएगा आपके पास। लेट्स से दिस इज योर नंबर लाइन 0। सो अनसाइंड इंटीजर की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर 32 में जाएगा, बिकॉज 4 बाइट्स कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। तो ये जो नंबर होगा ये होगा 0 to it's 4,294,000,000 समथिंग लाइक दैट। सो 4,29,49,67,296। ठीक है, बल्कि यहाँ पे 295 आ जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो भी इन्वॉल्व है ना। जीरो वैल्यू को भी आपने काउंट करना है, जीरो से लेके यहाँ तक। तो ये अनसाइंड के लिए है, लेकिन अगर आप साइंड की बात करेंगे तो आधे नंबर्स जो हैं वो इसके नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। स्टिल ये जो आपकी रेंज है दिस, ये यहाँ पर भी उतने ही नंबर्स होंगे। ये 4,29,49,67,296 नंबर ही होंगे, लेकिन आधे इस साइड पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, आधे नेगेटिव साइड पे। सो ये नंबर फ्रॉम पॉजिटिव 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख समथिंग लाइक दैट। लेट मी वेरीफाई। हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो 2 raised to power 2 raised to power 31, sorry, 2 raised to power 31. So this is the number 21474 83648 83648। अब ये 648 तक नहीं जाएगा, 647 तक जाएगा, बिकॉज ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी जो नंबर है वो -2147483 648 से स्टार्ट होंगे। यहाँ से स्टार्ट होके -1 तक ये पहली रेंज, और जीरो से स्टार्ट होके ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वैसे आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो गई है। जो आपके नंबर सिस्टम होते हैं उसके हवाले से, नंबर सिस्टम आपको जरूर आने चाहिए। देखिए जैसे हम उर्दू या इंग्लिश बोलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है उसको बाइनरी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी ही आनी चाहिए, और बाइनरी नंबर्स के साथ उसको खेलना ऐसे ही आना चाहिए जैसे हम आम कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि इंटीजर के लिए ये रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर ये 2 बाइट का होता तो 2 बाइट में ये 65,535 तक जो है इसकी मैक्सिमम रेंज जाती। अगर ये अनसाइंड होता, और अगर ये साइंड होता तो 32,768 767 से
माइनस जो है वो 16,768 तक, 64 या 68 समथिंग लाइक दैट, वहां तक जाता है। तो अब इसको अगर आप मजीद थोड़ा सा देखें तो फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट 4 बाइट का होगा, लेकिन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो अलग होती है। फ्लोट के अंदर 4 पोर्शंस होते हैं, एक उसका मेंटेसा होता है, एक एक्सपोनेंट पार्ट होता है, फिर एक मेंटेसा का साइन होता है और एक एक्सपोनेंट का साइन होता है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ही टोटली डिफरेंट है कंप्यूटर के अंदर। तो उसकी उसमें चूंकि रियल नंबर्स होते हैं और उसकी प्रिसीजन जो है वो पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो है वो 7 तक जाती है, तो उससे आगे आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि वॉइड फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है। अगर यहाँ पर वॉइड हो और वो कोई पैरामीटर भी ना ले रहा हो, तो फिर इस केस में क्या इनपुट जा रही है और आउटपुट जा रही है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज इसमें तो कोई इनपुट आपने डिफाइन ही नहीं की, नो इनपुट, और यहाँ पर जो है वो कोई आउटपुट जो है वो भी नहीं है। कोई आपने यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं की ना, कंप्यूटर में टाइप मेंशन करनी पड़ती है। कोई नंबर नहीं है, कोई टाइप नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके लिए ये अगर आपका मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन से ये कॉल गई है फंक्शन वन को, और यहाँ पर आपका फंक्शन वन पड़ा हुआ है, ये इसका कोड पड़ा हुआ है। तो अब आप देखें कि और यहाँ से इसकी कॉल जो है ये वापस इस जगह पे रिटर्न हो जाएगी। अब देखें ये भी कोड की मेमोरी में पड़ा हुआ है, रैम में, और ये भी कहीं पड़ा हुआ है। तो ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना। लेट्स से कि उसका एड्रेस है EFF1। ये जस्ट मैंने ऐसे ही कोई लिखा है हेक्साडेसिमल में, 0x का मतलब है हेक्साडेसिमल। यहाँ से कॉल गई, कहाँ पर गई, लेट्स से वो चली गई 0xe, इसको चेंज कर लेते हैं, चली गई जी FF12E के ऊपर। और जो खत्म हुई वो हुई जी ये कॉल, इसका जो कोड खत्म हुआ है वो हुआ है लेट्स से 0xF330 पे। तो अब आप अगर देखें इसको गौर से, तो ये जो फंक्शन कॉल है यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं। एक ये कि आपके पास ये दिस इज बाय द वे एड्रेस स्पेस। ये अगर आपके पास रैम है, रैम को हम ये कंसिडर करें, ये चलती जा रही है, आ रही है, ऊपर से इधर जा रही है, और हर एक बाइट है, और हर एक बाइट का कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है जी। तो लेट्स से 0x इसका है जी E1, तो इसका होगा 0x E2, 0x E3, 1 1 1 1 2 1 1 3, and so on, it is going on 0xe114, so on। ठीक है, तो अब ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि उसका एड्रेस क्या होगा। अब चूंकि मैं हेक्साडेसिमल यूज कर रहा हूँ, तो एक हेक्साडेसिमल 1 निबल का होता है, 1 निबल मीन 4 बिट्स, तो इट इज 2 बाइट्स। तो ये बेसिकली मैं 16 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो ये एड्रेस जो है ये 8 निबल्स का हो जाएगा, और अगर आप 64 की बात करेंगे तो ये 16 निबल्स का हो जाएगा। ठीक है, ये अब आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आपको आर्किटेक्चर जो है वो काशिफ साहब भी पढ़ाते हैं और मिस्टर गुफ्ता भी पढ़ाती रही हैं, तो आई होप कि आपको ये बात जो है वहां पर समझ में आ जाएगी जब आप उसको पढ़ेंगे। तो ये चीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब रिटर्न होगी चीज, तो यहाँ पर आपके पास जो इनपुट जा रही है वो ये एड्रेस जा रहा है फंक्शन के स्टार्ट का, और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो ये जहाँ फंक्शन खत्म, जहां से कॉल आई थी बेसिकली वहां पर जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो है वो दैट इज एड्रेस स्पेस, योर एड्रेसेस, एड्रेस स्पेस। तो अगर इसको हिडन मानों में देखें तो हमें ये बात समझ में आ जाती है। तो ये जी आज का लेक्चर है, होपफुली आपको समझ में आया। व्हाट वी वर स्टडिंग इज के फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होते हैं, उसका लिंक क्या होता है रिलेशंस के साथ, और हाउ टू रिप्रेजेंट फंक्शंस। तो इसको हम जो है वो अभी तक हमने ये 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे, मजीद डिटेल्स के अंदर इसके जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर,
and we will meet in the next lecture.